करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फोर्थ चैप्टर है हमारा, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है पुराने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 तीनों चैप्टर आपने कर लिए होंगे। और अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार मेरी यही सलाह है कि आप उन लेक्चर्स को देख लीजिए और इसके बाद इस पे आइए, क्योंकि इतिहास क्या है कि घटनाओं का संग्रह नहीं है, ये एक कहानी के तौर पे है। और अगर आप कहानी 20 से शुरू करेंगे तो आपको जो है सभी कुछ समझ में नहीं आएगा, आपको पात्र सारे समझ नहीं आएंगे, घटनाएं भी समझ नहीं आएंगी। तो आज का लेक्चर पूरी तरह तभी समझ आएगा आपको जब यह पता होगा कि इंसान यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो चलिए अभी हम पिछला एक बार दोहरा लेते हैं। तो पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पहले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 1 हमने क्या पढ़ा था? वेयर, व्हेन एंड हाउ। ठीक है, तो यहां हमने ये जाना था कि सबसे पहले इंसान कहां कहां बसा। मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण स्थान बताए थे। पहला कौन सा बताया था इसमें? नर्मदा नदी। दूसरा मैंने कौन सा बताया था? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। तीसरा स्थान मैंने क्या बताया था आपको? विंध्य क्षेत्र। चौथा क्या बताया था? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां। पांचवा क्या बताया था मैंने? गंगा नदी का मैदान। तो अब ये देखते हैं इसमें कि जो नर्मदा नदी थी, यहाँ पर शुरुआती टाइम में क्या था? मानव रहते थे और इनका जीवन किस तरीके का था? ये शिकार करते थे, फल को इकट्ठा करते थे, कंदमूल फल खाते थे, यानी कि एक तरीके से ये क्या थे? फूड गैदरर्स के रूप में काम करते थे। अब सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में क्या था कि यहाँ बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई देने लग गया था। यहाँ केवल आदमी भोजन इकट्ठा नहीं करता था, यहाँ पर उसने क्या करा? खेती की शुरुआत की, जानवरों को पालना शुरू किया, यानी कि फूड गैदरर से क्या बन गया? वो फूड का प्रोडक्शन करने लगा। तो यहाँ क्या करने लग गया? फूड गैदरर से फूड का क्या हो गया? वो प्रोडक्शन करने लग गया। ठीक है, तो ये मानव सभ्यता के लिए एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब उसके बाद विंध्य क्षेत्र। तो विंध्य क्षेत्र में क्या हुआ? यहां पर भी इंसानों के रहने के प्रमाण मिले हैं। अब विंध्य क्षेत्र में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां, तो इसमें हम देख लेते हैं। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों में यहां पर क्या था कि बहुत बड़े बड़े शहर दिखाई देते हैं। अब क्या है, गांव नहीं थे, यहां पर अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है। तो अर्बन सिविलाइजेशन की शुरुआत कहां से होती है? सिंधु नदी घाटी से, यानी कि इसको भी मैंने बताया था आपको, हड़प्पा सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। पांचवा क्षेत्र क्या था हमारा? गंगा नदी का मैदान। तो गंगा नदी का मैदान जो कि गंगा के दक्षिण का क्षेत्र है, यही आगे चल करके क्या बोलते हैं इसको? मगध। ठीक है, अब अगर आप इन पांचों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो आपको पूरी कहानी समझ में आएगी कि पहले मानव जंगलों में रहता था, फिर खेती सीखी, उसके बाद गांव बने, फिर शहर बने और फिर राज्य बने। तो एक तरीके से यदि हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करें तो सबसे पहले मानव क्या काम था? मानव का फूड गैदरर के रूप में। उसके बाद वो फार्मर बना, फार्मर के बाद विलेजेस बने, विलेजेस के बाद में सिटीज बनी, सिटीज के बाद में किंगडम बने। ठीक है, अब
चैप्टर 2 में हमने क्या देखा था? चैप्टर 2 की बात कर लेते हैं अब। चैप्टर 2 में हमने क्या देखा कि मानव ने खेती करना क्यों शुरू किया। मानव ने खेती करना क्यों शुरू किया? तो ये आपको मैंने बताया था अचानक नहीं हुआ था। क्या हुआ? 12,000 साल पहले। कितने वर्ष पहले? 12,000 वर्ष पहले। ठीक है। क्या हुआ? जलवायु में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। ठीक है, जलवायु में बहुत बड़ा क्या आया? परिवर्तन आया। इससे क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज। इससे क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज हुआ। और पहले जो पृथ्वी बहुत ठंडी थी वो क्या हो गई? अब गर्म होने लगी, यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो गया। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो गया? इंक्रीज होना शुरू हो गया। अब क्या था कि जहां जहां पर बर्फ थी, जहां जहां पर बर्फ थी, तो वो बर्फ क्या हो गई? पिघलना शुरू हो गई। बर्फ क्या हो गई? पिघलना शुरू हो गई। तो जैसे ही बर्फ पिघली तो पिघलने से क्या हुआ? नदियां बनी। ठीक है, और नदियों से क्या बने? घास के मैदान बने। ठीक है, घास के मैदान बनने के बाद क्या हुआ? यहां पर जानवरों की संख्या में क्या हुआ? वृद्धि हुई। जानवरों की संख्या में वृद्धि होने के बाद इंसान जो है क्या हो गया? वो नदी के किनारे बसना शुरू हो गया। नदी के किनारे क्या हुआ? बसा। अब यहां से क्या होती है? खेती की शुरुआत होती है। यहां से किसकी शुरुआत होती है? खेती की शुरुआत। अब अगर यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि दुनिया की अधिकांश प्राचीन सभ्यताएं नदी के किनारे ही क्यों विकसित हुई, और ये मैं पहले आपसे पूछ चुका हूं, तो उसके क्या कारण थे? सबसे पहला कारण क्या था? पानी। दूसरा कारण क्या था? खेती। तीसरा कारण क्या था? यातायात। और क्या कारण था? कि सब कुछ नदी से जुड़ा हुआ होता था। अब चलिए बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 3 की। ये मैं आपको तीनों चैप्टरों का थोड़ा थोड़ा मेमोराइज करा रहा हूं ताकि आपको चौथा चैप्टर समझ में आ जाए। और यदि आपको इसकी पूरी चैप्टर का पूरा जानकारी चाहिए तो हमारी पिछली वीडियोस आप देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब चैप्टर 3 में हमने क्या देखा? हड़प्पन सिविलाइजेशन। क्या देखा हमने? हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो यहां पर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े शहर थे। ठीक है, यहां पे क्या था? पक्की ईंटें हो गई। उसके बाद सीधी सड़कें जो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, उसके बाद यहां का ड्रेनेज सिस्टम, यहां के अनाज के भंडार, व्यापार, मापतोल, और यहां का नगर नियोजन। ठीक है, यहां का क्या? नगर नियोजन। अब इतनी विकसित सभ्यता जो है वो आज भी साइंस क्या है इसका बहुत ज्यादा प्रशंसा करती है। लेकिन क्या है, इतिहास कभी रुकता नहीं है। एक समय ऐसा आया कि हड़प्पा सभ्यता क्या हो गई? धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब प्रश्न उठता है कि इसके बाद क्या हुआ? ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद क्या हुआ? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड। तो आज क्या है, हमारी जो कहानी है वो वैदिक पीरियड में शुरू होती है। तो याद रखिए कि हड़प्पा के बाद जो भी प्रारंभिक काल है उसको क्या कहा जाता है?
उसको क्या कहा जाता है, वैदिक काल, ठीक है ना। लेकिन ये भी क्या है, 2 चरण में है। 2 चरण कौन कौन से हैं? एक तो है इसका अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अब बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड को ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल की सबसे अधिक जानकारी किससे मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, हड़प्पा के बाद क्या आया, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को 2 भागों में बांटा जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड। अब अर्ली वैदिक पीरियड जो है, इसकी सबसे ज्यादा जानकारी कहां से मिलती है? तो ऋग्वैदिक पीरियड से। क्योंकि इसको ऋग्वैदिक पीरियड इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा जानकारी किसमें मिलती है? ऋग्वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी किसमें मिलती है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। लेटर वैदिक पीरियड की जानकारी किससे मिलती है? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों के बीच अंतर क्यों आया। तो क्या है कि लगभग 1000 BC यानी कि 1000 साल पहले क्या हुआ, लोहे का जो उपयोग है वो क्या हुआ, बढ़ने लगा। लोहे का उपयोग क्या हुआ, बढ़ने लगा। तो लोहे की कुल्हाड़ियों से क्या है, जंगल काटे गए, नई जमीन खेती के लिए तैयार हुई, खेती बढ़ी, उत्पादन बढ़ा, जनसंख्या बढ़ी, गांव बढ़े और फिर जनपद बने और फिर क्या बने, महाजनपद। समझ रहे हैं ना आप बात को? तो सबसे पहले जब खेती बनी, मतलब खेती हुई थी, तो खेती के बाद क्या है, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ने से क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। और जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ, गांव बने। गांव बनने के बाद जब गांव बड़े हो गए तो फिर क्या बने, जनपद बने। और जनपद के बनने के बाद क्या बने, महाजनपद। समझते रहिए पूरे कॉन्सेप्ट्स को, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं ये आपके आंसर राइटिंग में। उसके बाद आप इसको ऐसे समझिए कि आयरन एज, उसके बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट क्लियरेंस, है ना। और इसके बाद क्या हुआ, फॉरेस्ट जब क्लियर हो गए तो एग्रीकल्चर बढ़ा, ठीक है। एग्रीकल्चर बढ़ने के बाद प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ गया, तो मोर प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो क्या बने, जनपद बने। और जनपद के बाद क्या बने, महाजनपद, ठीक है। तो यही कारण है कि आज जो चैप्टर है वो केवल वेदों की बात नहीं करता, ये हमें बताता है कि किताबों से और कब्रों से हम किस तरीके की इतिहास को जानते हैं। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस, ठीक है ना। ये इस चैप्टर का नाम है, क्लास 4th की एनसीईआरटी 6th क्लास की। तो पुस्तकें और दफनाने की परंपराएं हमें अतीत के बारे में क्या बताती है। अब यहां से क्वेश्चन निकल के आता है कि वेद क्या है, ठीक है। अब वेद 4 तरीके के थे, तो 4 वेद कौन कौन से हैं। अब ऋग्वेद जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, हिम्स क्या थे, ऋषि कौन थे, और वैदिक ज्ञान क्यों लिखा जाता था और क्यों याद किया जाता था।
तो अब सबसे पहले चलिए हम देख लेते हैं कि वेद क्या थे। ठीक है, वेद क्या थे। तो अब हमने ये देख लिया कि हड़प्पा सभ्यता के बाद भारत के इतिहास में केवल एक नया काल शुरू होता है जिसको क्या बोलते हैं, वैदिक काल। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि आखिर इस काल के बारे में हमें जानकारी जो है वो कहां से मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता की तरह यहां भी बड़े बड़े शहर नहीं थे, तो इतिहासकारों ने इस समय के बारे में कैसे जाना। अब सोर्स ऑफ हिस्ट्री क्या क्या थे उस समय। ठीक है, तो एक तो था पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। इसको हम मटेरियल सोर्स बोलते हैं और इसको हम लिटरेसी सोर्स बोलते हैं। तो अब देखिए, पहला तरीका क्या है, अगर कोई पुरानी वस्तु मिल जाए जैसे मिट्टी के बर्तन, हथियार, सिक्के, हड्डियां, घर, ईंटें, तो इन्हें देखकर हम क्या अनुमान लगाते हैं कि उस समय लोग कैसे रहते होंगे। अब इनको क्या कहते हैं, मटेरियल सोर्सेस, यानी कि पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातत्वविद जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, लेकिन हर समय में हमें शहर या इमारतें नहीं मिली, कई बार हमें क्या है, लिखित सामग्री भी मिली, जैसे धार्मिक ग्रंथ मिले, हमें किताबें मिली, शिलालेख मिले, पांडुलिपियां मिली, तो इनको हम बोलते हैं लिटरेसी सोर्स। तो इनका अध्ययन कौन करते हैं, हिस्टोरियंस। और पुरातात्विक स्रोत का कौन करते हैं अध्ययन, पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। अब ध्यान दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमें जो जानकारी मिली वो किससे मिली, खुदाई से। लेकिन वैदिक काल के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो बुक्स से मिलती है। किससे मिलती है, बुक्स से। ठीक है, और उन पुस्तकों का क्या नाम है, वेद। क्या नाम है, वेद। वेद जो है वो ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया बोले जाते हैं। ठीक है, ओल्डेस्ट सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ इंडिया। अब ये देखिए कि एनसीईआरटी जो है हमें ये बताती है कि वेद उस समय के समाज, जीवन, अर्थव्यवस्था, लोगों की सोच और संस्कृति को समझने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। इसलिए हमें जो है वेदों को जब पढ़ना है तो उस समय के जीवन और समाज का पूरी तरीके से जो है अंदाजा लगाना है। अब उन्हें एक हिस्टोरिकल सोर्स के रूप में भी पढ़ना है। अब चार वेद कौन कौन से थे, चार वेद कौन कौन से हैं, तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है अथर्ववेद। ठीक है, अब इन चारों में सबसे पुराना कौन सा है, तो इन चारों में सबसे पुराना है ऋग्वेद। अब देखते हैं कि मैंने आपको भी बताया कि अर्ली वैदिक पीरियड की जानकारी हमें कहां से मिलती है, ऋग्वेद से, और इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। अब ऋग्वेद इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया, इसमें क्या है, उस समय के लोगों का जीवन दिखाई देता है। वे क्या खाते थे, किन देवताओं की पूजा करते थे, कैसे रहते थे, कैसी लड़ाइयाँ होती थी, उनकी अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी, उनका राजा कौन होता था, समाज कैसा था। तो इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, ऋग्वेद से मिलती है। अब ऋग्वेद का अर्थ क्या है, तो ऋग्वेद को हम लिख सकते हैं ऋग प्लस वेद, यानी कि ऋग का मतलब क्या होता है, स्तुति या फिर प्रशंसा, और वेद का मतलब क्या है, ज्ञान, यानी कि स्तुतियों के ज्ञान को क्या बोलते हैं, ऋग्वेद। अब ऋग्वेद के अंदर लिखा क्या है, तो ऋग्वेद के अंदर क्या लिखा है, इसके अंदर लिखे हैं हाइम्स, हिंदी में इनको बोलते हैं सूक्त। अब ये सूक्त देवताओं की स्तुति में लिखे गए थे। आज अगर कोई व्यक्ति जैसे राष्ट्रगान गाता है
तो वह किसी राष्ट्र का क्या कर रहा है, सम्मान कर रहा है। उसी प्रकार उस समय क्या थे, ऋषि देवताओं की प्रशंसा में मंत्र लिखे जाते थे, जिनको क्या बोलते थे, हाइम्स बोलते थे। तो जो ऋषि थे, ऋषि जो थे, इन्होंने क्या करा, हाइम्स की रचना करी, जो सूक्त थे उनकी क्या करी, रचना करी। अब उन्होंने इन्हें एक दिन में बैठ के नहीं लिखा, ये रचनाएं कई पीढ़ियों तक बनती रही। अब क्या उस समय किताबें छपती थी? तो नहीं। तो प्रिंटिंग प्रेस तो हजारों वर्ष बाद आई, तो फिर वेद सुरक्षित कैसे रहे? तो इसमें क्या है कि ओरल ट्रेडिशन था। क्या था? ओरल ट्रेडिशन। तो वेद पहले लिखे नहीं गए थे, उनको क्या करा जाता था, याद किया जाता था। उसे गुरु बोलते थे, शिष्य सुनते थे और फिर दोहराते थे, फिर याद करते थे। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ओरल ट्रेडिशन बोलते हैं। अब आप एक बात बताइए मुझे कि अगर किसी किताब को हजारों वर्ष तक केवल याद करके सुरक्षित रखना पड़े तो क्या आसान होगा? तो बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए वैदिक शिक्षा में स्मरण शक्ति का बहुत महत्व था। अब मैंने जैसे आपको बताया, तो क्या होता था, सबसे पहले गुरु, तो उसके बाद गुरु क्या करता था, उसको पढ़ता था, स्टूडेंट उसको मेमोराइज करता था और वो अगली पीढ़ी तक जाता था। और यही कारण है कि आज भी कई वेद पाठी पूरे वेद बिना किताब देखे सुना देते हैं। यह परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। अब ऋग्वेद किस भाषा में लिखे गए? तो ये किस में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में लिखे गए। किस में लिखे गए? वैदिक संस्कृत में। अब यह क्या थी, आधुनिक संस्कृत नहीं है, वैदिक संस्कृत है। दोनों में क्या है, डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस है, वैदिक संस्कृत में और आज की संस्कृत में। अब आपसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो ऋग्वेद की जो रचना है वो कब हुई? 3500 वर्ष पहले। कब हुई? 3500 वर्ष पहले। लेकिन इसे लिखित रूप में बहुत बाद में मिलता है, और प्रिंटेड फॉर्म में तो ये केवल लगभग कब प्रकाशित हुई? 200 वर्ष पहले। कब प्रकाशित हुई? 200 वर्ष पहले। तो 3500 साल पहले वो उस मिलती है, और प्रिंट कब हुई? 200 साल पहले। अब ऋग्वेद में सबसे अधिक किन देवताओं की स्तुति मिलती है? अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अग्नि की, ठीक है। क्यों? क्योंकि अग्नि ही क्यों? क्योंकि अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच क्या माना जाता था? संदेशवाहक माना जाता। यज्ञ में जो आहुति दी जाती थी वह अग्नि के माध्यम से देवताओं तक पहुंचती थी, ऐसी मान्यता है। अब दूसरी क्या थी? दूसरा था इंद्र। दूसरा क्या था? इंद्र। अब इंद्र को क्या है, वीरता और युद्ध का देवता भी माना गया है। इंद्र को क्या है, युद्ध का देवता भी माना गया है, और ऋग्वेद में इंद्र की सबसे अधिक स्तुतियां मिलती हैं। अब है तीसरा। तीसरा क्या है? सोम। सोम एक क्या है, विशेष पौधा है, उससे एक पेय बनाया जाता था। धार्मिक अनुष्ठानों में उसका विशेष महत्व है। तो अब आपको समझ में आ गया। तो 3 डाइटीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद में, वो क्या है? अग्नि, इंद्र और सोम। तो अगर किसी पुस्तक में बार बार युद्ध, घोड़े, गाय, वर्षा और यज्ञ का उल्लेख हो, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि उस समय के लोगों का जीवन इन्हीं चीजों के आसपास घूमता था। तो यही कारण है कि इतिहासकार केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? एक तो इतिहास के 2 प्रमुख स्रोत हैं, मटेरियल सोर्स, लिटरेसी सोर्स। वेद क्या है? 4 तरीके के वेद मैंने आपको बताए। ऋग्वेद का महत्व क्या है? हाइम्स क्या है? ऋषि कौन थे? ओरल ट्रेडिशन क्या था?
वैदिक संस्कृत क्या है, अग्नि, इंद्र और सोम का क्या महत्व है। अब हम ये देखेंगे कि ऋग्वैदिक समाज किस तरीके का था, राजा कौन होते थे, पुरोहित कौन होते थे, जन कौन होते थे, विष कौन होते थे, आर्य और दास क्या थे, गायों का क्या महत्व था, युद्ध और संपत्ति का विवरण। ठीक है, तो यहां से क्या है, आपको पूरी जो तस्वीर है वैदिक समाज की वो क्लियर हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि महापाषाण संस्कृति क्या है। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि महापाषाण शब्द का अर्थ क्या है। तो महा का अर्थ होता है बड़ा और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, यानी ऐसे विशाल पत्थर जिनका उपयोग विशेष उद्देश्य के लिए किया गया हो, उन्हें महापाषाण कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि इन बड़े पत्थरों का उपयोग किस लिए किया जाता था। तो इनका सबसे अधिक उपयोग मृत व्यक्तियों की स्मृति में कब्र बनाने के लिए किया जाता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते थे, मेगालिथिक बुरियल्स बोलते थे, मेगालिथिक बरियल्स। अब एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सभी महापाषाण केवल कब्र नहीं थे, कुछ पत्थर स्मारक, पूजा स्थल या किसी विशेष घटना की याद में भी स्थापित किए जाते थे। अब देखते हैं इनकी जानकारी हमें कहां से मिलती थी। तो भारत में दक्षिणी भाग में कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र के कई स्थानों पे क्या है, हमें महापाषाण मिले हैं। अब उत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पे इनके प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पुरातत्वविदों ने जब इन कब्रों की खुदाई की तो उन्हें केवल मानव कंकाल ही नहीं मिले, बल्कि उनके साथ कई वस्तुएं भी मिली, जैसे लोहे की तलवार, लोहे की भाला, तीर, कुल्हाड़ी, मिट्टी के बर्तन, मनके, आभूषण और पशुओं की हड्डियां भी मिली हैं। अब आप ये सोचिए कि मृत व्यक्ति के साथ सारी वस्तुएं क्यों रखी जाती थी। तो जो हमारे इतिहासकार हैं उनका ये बोलना है कि उस समय के जो लोग थे वो मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। उनको लगता था कि मरने के बाद भी व्यक्ति को इन वस्तुओं की आवश्यकता होगी। तो यहीं से हमें उस समय की जो धार्मिक मान्यताओं का भी क्या चलता है, पता चलता है। इन महापाषाण कब्रों से लोहे के बहुत सारे उपकरण मिले हैं। इसका अर्थ है कि इस समय तक लोग लोहे का उपयोग अच्छी तरीके से सीख चुके थे। लोहे से बने औजारों ने खेती को आसान बना दिया था। जंगल तेजी से साफ किए जाने लगे थे। नई भूमि पर खेती शुरू हो गई थी और उत्पादन पहले से अधिक बढ़ गया था। लोगों के हथियारों के कारण, लोहे के हथियारों के कारण युद्ध की जो क्षमता भी वो क्या थी, बढ़ गई थी और समाज में योद्धाओं का महत्व भी बढ़ने लग गया था। अब सभी कब्रें एक जैसी नहीं है। कुछ कब्रें बहुत बड़ी और भव्य थी, जबकि कुछ साधारण थी। कुछ कब्रों में बहुत अधिक वस्तुएं मिली हैं और कुछ में कम। तो इससे इतिहासकार क्या है, निष्कर्ष निकालते हैं कि समाज में सभी लोगों की स्थिति समान नहीं थी। कुछ लोग अधिक संपन्न थे और प्रभावशाली, जबकि कुछ सामान्य जीवन जीते थे। यानी धीरे धीरे जो सामाजिक असमानता वो क्या थी, विकसित होने लगी थी। अब परीक्षा के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सामने कि जो महापाषाण संस्कृति की पहचान थी वो विशाल पत्थरों से बनी कब्रों से होती थी। इनसे लोहे के उपकरण प्राप्त हुए। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की जो है वस्तुएं रखी जाती थी। इससे मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास का प्रमाण मिलता है और दक्षिण भारत में इसके सबसे अधिक प्रमाण मिलते हैं। और इनसे ये भी पता चलता है कि उस समय समाज में आर्थिक और सामाजिक भिन्नता मौजूद थी। तो आप ये बताइए कि महापाषाण संस्कृति हमें केवल कब्रों की जानकारी नहीं देती, बल्कि उस समय के समाज, धर्म, तकनीक, कृषि और आर्थिक जीवन की भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। अब हम ये देखेंगे कि जनपद और महाजनपदों के उदय की शुरुआत कैसे हुई। अब आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार जो है इससे संबंधित सवाल पूछा जाता है
कि जनपद शब्द कहां से आया, महाजनपद क्या था? तो जनपद शब्द को हम पहले समझते हैं। जनपद। अब जन शब्द का अर्थ क्या है? जन शब्द का अर्थ होता है लोग, और पद शब्द का अर्थ होता है अर्थ। ठीक है, तो अर्थात जहां कोई जनजाति स्थायी रूप से बस जाए वह क्या कहलाता? जनपद कहते थे उसको। अब प्रारंभिक वैदिक काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते थे, लेकिन जैसे जैसे कृषि का विकास हुआ, लोहे के औजारों का उपयोग बढ़ा और स्थायी बस्तियां बढ़ने लगी, वैसे वैसे क्या है, जनजातियां एक निश्चित क्षेत्र में बस गई। यही क्षेत्र आगे चल के क्या कहलाए? जनपद। अब महाजनपद कैसे बने? महाजनपद कैसे बने? तो समय के साथ कुछ जनपद क्या हो गए? बहुत शक्तिशाली हो गए, उनकी जनसंख्या बढ़ गई, कृषि वहां की विकसित हो गई, वहां का व्यापार बढ़ा, सेना भी मजबूत हो गई। ऐसे बड़े और शक्तिशाली राज्यों को क्या कहा गया? महाजनपद कहा गया। तो लगभग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक भारत में कितने जनपद विकसित हो चुके थे? टोटल 16। अब इस जानकारी का जो मुख्य स्रोत है वो कहां मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में। किसमें मिलता है? बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में, और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में। समझ में आ रहा है आपको ये सब? ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें जितने भी फैक्ट्स आपको मिल रहे हैं वो प्रीलिम्स के, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कहानी के रूप में आपको समझाया जा रहा है, तो ये आपके पूरी तरीके से क्या है, दिमाग में बैठ जाएगा। अब इन 16 महाजनपदों के नाम ध्यान से सुनिए, क्योंकि इनमें से कई सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या थे? अंग, मगध, काशी, कौशल, बज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज। ठीक है, ये उस समय के क्या थे? 16 महाजनपद। अब इसमें महत्वपूर्ण कौन से थे? तो जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद बनकर उभरा। इसकी जो राजधानी थी वो क्या थी? पहले राजगृह, उसके बाद क्या हो गई? बाद में पाटलिपुत्र। मगध के शक्तिशाली बनने के पीछे कई कारण थे, क्योंकि यहाँ उपजाऊ गंगा का मैदान था, लोहे की खदानें पास में थी, घने जंगलों को साफ कर नई भूमि पर खेती की जा सकती थी, नदियों के कारण व्यापार और परिवहन जो था वो आसान था, मजबूत शासकों ने राज्य का विस्तार किया था। अब बात करें हम काशी की, तो काशी क्या है? अपनी समृद्धि और व्यापार के लिए प्रसिद्ध थी। इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी। कौशल क्या था? कौशल की राजधानी क्या थी? श्रावस्ती। अब अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। बज्जी की राजधानी क्या थी? ये बज्जी क्या था? एक विशेष महाजनपद था, क्योंकि यहाँ राजतंत्र नहीं बल्कि क्या था? गणतंत्र था। अब राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। राजतंत्र और गणतंत्र, तो राजतंत्र में क्या होता है? शासन एक राजा के हाथ में होता है और सत्ता क्या होती है? वंशानुगत होती है। लेकिन गणतंत्र क्या होता है? वो कई लोग मिलकर उसमें शासन चलाते हैं, निर्णय सभा में लिए जाते हैं। तो यही कारण था बज्जी और मल्ल जैसे राज्यों को गणराज्य भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है?
गणराज्य। अब महाजनपदों की कुछ सामान्य विशेषताएं थी, जैसे इनके पास स्थायी सेना होती थी, कर वसूला जाता था, उसके अलावा राजधानी के चारों ओर मजबूत किले बनाए जाते थे, व्यापार और कृषि दोनों का विकास हुआ, राज्य प्रशासन पहले की तुलना में अधिक संगठित हो गया। अब 16 महाजनपदों का काल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। कब माना जाता है? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। वज्जी और मल्ल क्या थे? गणराज्य। राजगृह और बाद में पाटलिपुत्र मगध की राजधानियां रही। अवंती की राजधानी क्या थी? उज्जैनी। कौशल की श्रावस्ती, काशी की वाराणसी। तो जनपद से महाजनपद बनने की प्रक्रिया भारतीय इतिहास में राजनीतिक संगठन की क्या है? एक बड़ी क्रांति थी। यहीं से आगे चल करके विशाल साम्राज्यों की नींव पड़ी और अंततः मगध से मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। और मगध से मौर्य साम्राज्य का उदय होने के बाद क्या हुआ? मगध से मौर्य साम्राज्य के उत्पन्न के बाद क्या हुआ? नगर व्यापार और सिक्कों का विकास हुआ। कृषि में उत्पादन बढ़ा तो लोगों के पास क्या हुआ? अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज बचने लगा। इसको हम क्या बोलते थे? अधिशेष उत्पादन। अब इस अतिरिक्त उत्पादन के कारण लोग केवल खेती तक सीमित नहीं रहे। कुछ लोग कुम्हार बने, कुछ लोहार, कुछ बढ़ई, कुछ बुनकर, कुछ व्यापारी। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के व्यवसाय विकसित होने लगे। तो जैसे जैसे व्यापार बढ़ा वैसे वैसे बड़े बड़े नगर क्या है? विकसित हुए। तो जो प्रमुख नगर थे इस समय के वो क्या क्या थे? राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला। ये क्या थे? केवल रहने के स्थान नहीं थे, बल्कि व्यापार, प्रशासन, शिक्षा और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। अब जब सोचिए व्यापार बड़ा होगा तो वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता था? तो प्रारंभ में लोग वस्तु के बदले क्या करते थे? विनिमय करते थे। तो इसे हम क्या करते हैं? बार्टर सिस्टम बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? कि लोग आपस में क्या करते थे? आपस में जो आदान प्रदान था उसमें क्या है? वस्तु के हिसाब से करते थे। तो इसमें क्या होती थी? कठिनाई होती थी, क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तु नहीं मिल पाती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए क्या हुआ? सिक्कों का इस्तेमाल हुआ। किसका इस्तेमाल शुरू हुआ? सिक्कों का। अब भारत में इस समय जो सबसे प्रारंभिक सिक्के मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं? आहत सिक्के। क्या बोलते हैं? आहत सिक्के, यानी पंच मार्क्स कॉइन्स। अब इन्हें मुख्य रूप से चांदी से बनाया जाता था और इन पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह अंकित होते थे। ये चिन्ह जो है पंच यानी धातु की मोहर से बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें पंच चिन्हित या आहत सिक्के बोला जाता था। अब व्यापार किन किन वस्तुओं का होता था? तो कपास के वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, लोहे के औजार, मसाले, आभूषण, हाथी दांत और कीमती पत्थर, इन सब का क्या होता था? व्यापार होता था। तो कुछ वस्तुएं विदेश भी पहुंचाई जाती थी। अब व्यापार बढ़ने के साथ साथ व्यापारियों के संगठन भी बनने लगे। एक ही व्यवसाय से जुड़े लोग मिलकर क्या बनाते थे? श्रेणी बनाते थे। श्रेणी, एक ही व्यापार से जुड़कर, ठीक है। अब जैसे लोहारों की श्रेणी, कुम्हारों की श्रेणी, बुनकरों की श्रेणी, व्यापारियों की श्रेणी, ये श्रेणियां अपने सदस्यों के कार्य, गुणवत्ता, मूल्य और नियमों का क्या रखती थी? ध्यान।
अब ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा कि कृषि उत्पादन बढ़ने से नगरों का विकास हुआ। प्रमुख नगर कौन कौन से थे? राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला। प्रारंभिक सिक्कों को आहत या पंच चिन्हित सिक्के बोलते थे। व्यापारियों और कारीगरों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। वस्तु विनिमय प्रणाली के स्थान पर धीरे धीरे सिक्कों का प्रयोग हुआ। तो महाजनपदों के समय केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुए बल्कि आर्थिक जीवन में भी बदलाव आया। नगर विकसित हुए, व्यापार बढ़ा, सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, संगठित व्यापारिक संस्थाएं अस्तित्व में आई। यही परिवर्तन आगे चलकर भारत की आर्थिक समृद्धि का आधार बना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि सबसे पहले ये याद रखिए आप कि इस अध्याय में हमने लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय देखा। ठीक है, यह वह समय था जब भारतीय समाज में बड़े परिवर्तन हो रहे थे। सबसे पहला परिवर्तन था लोहे का उपयोग। लोहे से क्या हुआ? जंगलों की कटाई शुरू हुई, भूमि खेती के लिए तैयार हुई, कृषि का उत्पादन बढ़ा। इसकी कारण क्या है? स्थायी बस्तियां तेजी से बढ़ने लगी। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन था कृषि का विस्तार। अधिक उत्पादन होने से लोगों के पास अतिरिक्त अनाज बचने लगा। इससे नए व्यवसाय विकसित हुए और समाज में श्रम विभाजन बढ़ा। तीसरा परिवर्तन था महापाषाण संस्कृति। दक्षिण भारत में विशाल पत्थरों से बनी कब्रें मिली जिनसे हमें उस समय के लोगों के धार्मिक विश्वास, लोहे के उपयोग और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है। चौथा परिवर्तन था जनपदों का निर्माण। जब जनजातियां स्थायी रूप से बस गईं, तब जनपद बने। बाद में यही जनपद शक्तिशाली होकर महाजनपद में बदल गए। पांचवा महत्वपूर्ण तथ्य था 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में 16 महाजनपद बन गए थे। इनमें सबसे शक्तिशाली था महाजनपद मगध। मगध का शक्तिशाली होने का कारण क्या था? उपजाऊ गंगा का मैदान, लोहे की उपलब्धता, नदी मार्ग, व्यापार की सुविधा, सशक्त शासक। छठा परिवर्तन था नगरों का विकास। राजगृह, पाटलिपुत्र, वाराणसी, श्रावस्ती, कौशाम्बी, उज्जैनी और तक्षशिला ये नगर व्यापार और प्रशासन के बड़े केंद्र थे। सातवां परिवर्तन था व्यापार और सिक्कों का विकास। वस्तु विनिमय प्रणाली की जगह धीरे धीरे आहत और पंच सिक्के उपयोग होने लगे। व्यापारियों और कारीगरों ने श्रेणियां बनाई जिससे व्यापार अधिक हुआ। अब अपने दिमाग में जो है इस पूरे चैप्टर का एक माइंड मैप अच्छे से बना लीजिए और इसका रिवीजन अच्छे से आप कर लीजिए। तो हमने पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से विस्तार से समझा है। अब अगर आप इसको क्रमवार आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये अगले चैप्टरों में आपको क्या होगा, बहुत ही काम में आएगी और आपको जो सरल भाषा में सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो आप जो है ना वो बार बार इसका रिवीजन के लिए कुछ बुलेट पॉइंट अपने नोट कर लीजिए कॉपी में और उसके रिवीजन के तौर पे उसको इस्तेमाल करिए। आपको अगर ये लेक्चर उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करिए और प्रेपनोवा के साथ अपनी तैयारी को लगातार मजबूत बनाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए।